हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका और मैं मेहमान हमारी स्क्रीन पर हैं तो सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहता हूं। राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ हैं। राशिद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और राकेश सिन्हा जी, जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, वो हमें बस अब किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने मुद्दा आपके सामने रखा था, राशिद साहब ने भी वो सारे स्टेटमेंट्स जो है मोहन भागवत जी के वो सुने हैं। ऐसा लगता है कि यह अब तक का शायद सबसे बड़ा आउटरीच मुस्लिम कम्युनिटी को खास तौर पर आरएसएस प्रमुख के पद से हुआ है। जो बातें उन्होंने कही हैं कि उनका यह कहना कि गौ माता पूज्य तो हैं, लेकिन लिंचिंग करने वाला गौ माता के नाम पर वो आताताई है और वो हिंदुत्व के खिलाफ जा रहा है। तो लिंचिंग करने वाले के लिए आताताई शब्द का इस्तेमाल करना, ये कहना कि पुलिस काम करे और वो जो भी निकलेगा उससे, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी उससे हमको कोई मतलब नहीं है, पुलिस को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात उनका ये कहना। फिर उनके उसके बाद अल्वी साहब उनका वो ये भी कहते हैं कि अगर कोई हिंदू ये कहता है कि इस देश के अंदर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू है ही नहीं। अब ये इतनी बड़ी भाईचारगी की बातें आरएसएस प्रमुख कर रहे हैं, हम समझना चाहते हैं कि इसका क्या मैसेज जाएगा। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कुछ कहा है वो उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे बातें उन्होंने कही, लेकिन बहुत सारे कंट्राडिक्शन हैं। बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत जी की कही हुई बातों पर कैसे यकीन किया जाए, कैसे भरोसा किया जाए। लेकिन अक्टूबर 2019 को नागपुर के अंदर खुद मोहन भागवत जी ने कहा था कि लिंचिंग का लफ्ज गलत है, यह एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफा होता है। अब अगर 2 साल के अंदर उनकी सोच बदल गई है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और बड़ा सवाल यह है कि उस वक्त जब योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हों, जो लिंचिंग पे हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो लिंचिंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास साध्वी प्रियज्ञा जैसे पार्लियामेंट की मेंबर हों, साक्षी महाराज जैसे पार्लियामेंट के मेंबर हों जो हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं, कैसे यकीन किया जाए। या तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह तो मुमकिन नहीं है कि जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी, बागबा भी खुश रहे और खुश रहे सयाद भी। जो बयान है वो बहुत अच्छा बयान, कहीं इसमें मुझे एतराज नहीं। या तो यह कहा जाए कि पहले जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, आप कह रहे हैं वो ठीक है। आज जो भी सरकार है वो आरएसएस की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी हों कि योगी जी हों, बगैर मोहन भागवत जी की मर्जी के एक कदम आगे नहीं चल सकते। तो कानून अपना काम करना कब शुरू करेगा? आपको याद होगा कि एक लिंचिंग के अंदर यूनियन मिनिस्टर ने गले में मालाएं डाली थी जिन लोगों ने कत्ल किया था जी। क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई? अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से उनकी बातों पे यकीन किया जाएगा। और मैं ये भी कह रहा हूं एक कदम आगे बढ़ के चलिए, माजी को भूल जाते, जो कुछ हुआ है उसे भी भूल जाते जी। हम देखते भविष्य के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर हम कैसे आगे बढ़ते। और यहां पे एक छोटा सा एतराज मुझे जरूर है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे यहां ऐसा नहीं होता, हमारे यहां अगर माइनॉरिटीज रहती है तो इज्जत के साथ रहती हैं। मुझे सख्त एतराज है। हमारे यहां का क्या मतलब है? यह देश सिर्फ मोहन भागवत जी का नहीं है, जितना उनका है इतना हमारा। मेरे तो राशिद अल्वी के बाप जेल में रहे हैं देश की आजादी के लिए। मैं कैसे अपने इस हक से पीछे हट जाऊं कि यह भारत देश मेरा नहीं है? यह भारत देश मेरा है, जितना मोहन भागवत जी का है इतना ही मेरा है। राशिद अल्वी साहब, आपने जो बातें कही हैं, चूंकि राकेश जी जुड़ गए हैं तो मैं चाहूंगा कि एक एक करके आपने बयान का स्वागत करते हुए जो सवाल उठाए हैं मैं उनका जवाब ले लूं। राकेश जी, आपका स्वागत है। मुझे यकीन है कि कम से कम राकेश जी ने तो वो सारी स्टेटमेंट सुनी होंगी। मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूं अपना, फिर भी बोल देता हूं बार बार ताकि व्यूअर्स भी जुड़ते नहीं तो पता लगे कि ये कहा मोहन भागवत साहब ने कि गौ माता पूजनीय है, लेकिन उनके नाम पर जो लिंचिंग करता है वो आता
आई है हिंदुत्व के खिलाफ है। कोई हिंदू ये कहता है कि देश में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो वो हिंदू ही नहीं है। राशिद अल्वी साहब ने कहा कि बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए मोहन भागवत जी ने, स्वागत करते हैं, भाईचारगी के बोल बोले हैं, लेकिन यकीन कैसे करें, उनका मतलब है भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि पहले जो कुछ होता रहा है वो भी भूला नहीं जा सकता और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक कम्युनिटी के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ गैर बगैर कुछ ना कुछ आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं। देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यह मोहन भागवत जी का बयान कोई साधारण बयान नहीं है और मोहन भागवत जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे हिंदुत्व आंदोलन के सबसे बड़े नेता हैं, संघ परिवार के सरसंघ चालक हैं, संघ के सरसंघ चालक हैं। जब उन्होंने ये बात कही कि हमारा डीएनए एक है, तो उसका तात्पर्य उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य को वैज्ञानिक तर्क के आधार पर प्रस्तुत किया है। इस देश के जितने मुसलमान हैं, 99.9% मुसलमान, जो पिछले डिबेट में मैं कह चुका हूं, या जो ईसाई हैं, यहीं के स्थानीय लोगों से कन्वर्टेड हैं। तो हमारा डीएनए, हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वज, हमारी राष्ट्रीयता और हमारी विरासत, चार चीजें रेखांकित उन्होंने किया है। संस्कृति, विरासत, राष्ट्रीयता और पूर्वज एक है। आस्था बदलने से इन चारों में परिवर्तन नहीं होता, ये अपरिवर्तनीय है। इस बात पर हस्तक्षेप मुस्लिम लीग और जिन्ना ने किया था और उस आंदोलन के बहुत बड़ी संख्या में लोग भारत में रहे, जिसको भारत ने स्वीकार किया और भारत ने कोई भेदभाव नहीं किया। जिन्ना ने हस्तक्षेप किया कि हमारी राष्ट्रीयता अलग है। तो जो हिंदुत्व में विविधता का स्थान है, उसी को मोहन भागवत जी ने अपनी सनातन परंपरा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दर्शन के रूप में रखा। और मोहन भागवत जी ने आज पहली बार नहीं कहा, विज्ञान भवन में जो उन्होंने एक विमर्श किया था 3 दिनों का, उन 3 दिनों के विमर्श में ही कहा। दुर्भाग्य यह बात है कि हमारा लोगों का डीएनए तो एक है, लेकिन राजनीतिज्ञों का डीएनए अलग अलग है। एक वोट बैंक का डीएनए है, जिस वोट बैंक के डीएनए से राशिद अल्वी साहब आते हैं। जब तक ये मुसलमानों के मन में आशंका, भय नहीं पैदा करेंगे और अपवाद स्वरूप दिए गए हल्के बयानों को लेकर हिंदुत्व का, हिंदू संगठन का, भारत सरकार का बयान नहीं बता देंगे, तब तक इनका पेट नहीं भरता है। उससे उनको एक लाभ ये होता है कि मुसलमान का, आम मुसलमान, कुकराझार और कालाहंडी में रहने वाला मुसलमान नई दिल्ली के इस डिस्कोर्स से प्रभावित होकर एक ध्रुवीकरण में जाता है और ध्रुवीकरण के आधार पर वोट करता है। यही नेहरू गांधी परिवार करती आ रही है, यही। अच्छा चलिए, मैं तो उस पर आप तो एक बड़ी बहस पर आए, लेकिन इन्होंने तो बात लिंचिंग से शुरू की थी। मैंने भी उनका लिंचिंग का बयान सुनवाया सबसे पहले। राशिद अल्वी साहब, इनका अल्वी साहब ने कहा था, आप तब सुन नहीं पाए थे, उन्होंने जो राशिद अल्वी ने कहा कि 2 साल पहले मोहन भागवत जी के ये बोलते कि लिंचिंग एक तरफा नहीं होती, दोनों तरफ से होती है लिंचिंग। और आज भी मोहन भागवत जी ने जो स्टेटमेंट दिया है जो कल, इसमें भी उन्होंने ये कहा है कि इसमें भी कई बार मामला सही है या नहीं है ये पता नहीं होता है, लेकिन हाँ उन्होंने ये बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि जो भी लिंचिंग करता है गौवंश के नाम पर वो आताताई है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और वो हिंदुत्व का पालन नहीं कर रहा है। देखिए, मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कहा कि हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जो लोग गौ माता हैं, गौ की पूजा होनी चाहिए, गौ की जो हत्या करते हैं वो अपराध करते हैं, संस्कृति पर किया गया अपराध है। एक राजनीतिक अपराध होता है, एक सिविल अपराध, एक संस्कृति पर भी अपराध होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, लिंचिंग दोनों साइड नहीं होता क्या? प्रशांत पुजारी कौन थे? प्रशांत पुजारी ने किसके घर पे किसका घर उजाड़ा था? वो तो गौ भक्त थे, गौ माता की पूजा करते थे, उनकी लिंचिंग कर दी गई। आगरा में एक बजरंग दल के कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। सवाल तुम्हारा मेरा नहीं, मोहन भागवत जी ने डिस्कोर्स को से बाहर किया है कि हिंसा का सहारा, चाहे जिहादी एलिमेंट ले या हिंसा का सहारा कोई और ले, उसे देश को अस्वीकार करना चाहिए। 2 बातें बड़े महत्वपूर्ण उन्होंने कहा। जो लोग पॉलिटिकल डिस्कोर्स में बार बार पाकिस्तान का और बार बार लिंचिंग का उपयोग करते हैं, ऐसे लोग हिंदू समाज, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उनके पीछे न खड़ी है, न उनका सहयोग करेगा, न समर्थन करेगा। यह रेखांकित किया जाना एक सामान्य रेखांकन नहीं है। प्रश्न ये उठता है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के लोग क्या तुष्टीकरण की नीति से बाहर निकलने को तैयार हैं? क्या राशिद अल्वी साहब कहेंगे कि हैदराबाद में जो 40 से 50 हजार हिंदुओं की हत्या रजाकारों ने की थी, वो रजाकार देशद्रोही थे? राकेश जी, मैं पहले ऐतिहासिक पहलुओं पर जाने से पहले आज की उनकी स्टेटमेंट जिस संदर्भ में कही गई उस पर बात करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपके पास कहने के लिए बहुत सारे तथ्य होंगे, लेकिन अल्वी साहब, इन्होंने कहा कि भाई
संघ प्रमुख के पद से आई हुई ये स्टेटमेंट कि किसी भी किस्म की हिंसा स्वीकार्य नहीं है, अगर कोई उसे गौ वंश के नाम पे कर रहा है या हिंदुत्व के नाम पे कर रहा है तो वो सरासर गलत है और उसको सजा मिलनी चाहिए। इसका स्वागत करें कि हिंसा का कहीं कोई स्थान नहीं है, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त का जो बयान है उसे मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मुझे ठीक तारीख याद है 19 अक्टूबर 2019 को मोहन भागवत जी ने आरएसएस के वर्कर्स को एड्रेस करते हुए थोड़ी भिन्न बात की थी और मैं आज के बयान का स्वागत कर रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे मित्र कांग्रेस के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, दूसरे मुद्दों को उठाएंगे, तो फिर बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। डीएनए बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा सिर्फ भारत का एक नहीं है। आप साइंटिस्ट लोगों से बात करेंगे तो दुनिया के हर आदमी का कम बेश डीएनए एक है, सिर्फ जेनेटिक वेरिएशन में फर्क आता है, वो भी 0.001%। डीएनए अगर ये मान लूं जो मोहन भागवत जी की बात आपने मुझे सुनाई कि 40,000 साल से, चलिए मैं इस बहस में भी नहीं पढ़ता हूं। दुनिया की आबादी 10,000 साल पहले कही जाती कि सिर्फ 10 लाख थी, तो 40,000 साल पहले तो कितनी रही होगी। फिर तो डीएनए बांग्लादेश का भी एक है, पाकिस्तान का भी एक है। डीएनए से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है विचारधारा से, फर्क पड़ता है आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। राशिद अल्वी साहब, जो भी आपने बात की आप कहीं आगे, मेरे ख्याल से इसको साइंटिफिकली देखने की बजाय भावपूर्ण तरीके से देखना चाहिए। जो मैं समझ पाया उनका कहना यह था कि भाई हम सब लोग एक ही हैं, हम सब लोग एक हैं, हमारे पूर्वज एक हैं। आप ऐसे कह लें हम ये एक ही कौम है। अब आगे उन्होंने बातें कही है, मैं वो भी उद्धृत कर सकता हूं और आपने ठीक कहा, उनकी डेफिनेशन के अंदर मुझे यकीन है पाकिस्तान भी आता होगा और बांग्लादेश भी आता होगा। कहने का मतलब हम सब एक ही लोग तो एक ही लोग तो थे। आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आज भी आप ये कहें कि पहले अब तक जो होता रहा है वो ठीक होता रहा है, अगर नोएडा के अंदर, दादरी के अंदर किसी की लिंचिंग हुई है तो ठीक हुई, अगर आप कहें फला जगह जो लिंचिंग हो, आप कहिए चाहे हिंदू की हुई हो या मुसलमान की हुई हो, लिंचिंग गलत है और आप कहते हैं कानून को अपना कार्रवाई करनी चाहिए। कानून किसका है? सरकार तो आपकी है। आप कानून काम नहीं करेगा, आप जबान से बोलते रहेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान की लिंचिंग करे या हिंदू की लिंचिंग करे। चलिए ठीक है। बड़ा सवाल है जी, बड़ा सवाल है। आपने कहा कि गाय पूज्य है जी, मैं मानता हूं गाय पूज्य है, इसी पे लेके तमाम झगड़े खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं बड़े अदब से पूछता हूं, मेरे मित्र यहां बैठे, गाय पूज्य सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर है, गोवा में नहीं है, आपकी सरकार है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, आसाम के अंदर 5 साल आपकी सरकार रही, अब आप कानून बना रहे, ये कैसे? फिर हमें ये बताइए किस प्रांत में पूज्य है, किस प्रांत में नहीं है, ये भी बताइए। चलिए ठीक है, जहां आपकी सरकार है वहां आप कानून नहीं बना। मैं ये लिंचिंग और ये गौ हत्या को लेकर जो कानून बने, आपका सवाल है, इस पर जवाब लेता हूं, फिर मैं इससे बड़े विषय पर जाऊंगा। राकेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, वास्तव में क्या है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के हिस्से हैं और हिंदू धर्म को मैं कहता हूं ये स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ आध्यात्मिक लोकतंत्र है जिसमें अलग अलग दर्शन, अलग अलग मत, अलग अलग दार्शनिकों की संभावनाओं को, वर्तमान को, भूत को की एक अनुमति होती है, उसको लेजिटिमेसी मिलती है। इसीलिए एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, इसलिए मोहन भागवत जी ने कहा कि हम ही एक सत्य के हिस्से हैं, पूजा पद्धतियां अलग हैं। जब हम पूजा पद्धति को संस्कृति में मिक्स करते हैं, जब पूजा पद्धति को हम राष्ट्रीयता में मिक्स करते हैं तो समस्या आती है। भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से अलग क्यों हुआ? यदि इस्लाम यदि उस राष्ट्रीयता को स्वीकार करता जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता है तो ये विभाजन ही नहीं होता। विभाजन का मूल कारण बना कि आप एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती को नहीं मानते हैं और इसी कारण से हिंदुओं के मन में जो आशंका है एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में कि आपकी जनसंख्या जब बढ़ती है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो एक अलग राष्ट्रीयता की मांग उठती है, चाहे आज उठे या कल उठे। इस संभावना से, इस डर के कारण हिंदू समाज आतंकित है। चूंकि हमने बांग्लादेश खोया, हमने अफगानिस्तान खोया, हमने
ने पाकिस्तान खोया। एक जो ग्रेटर इंडिया था, अलवी साहब तो आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप जानते हैं भारत में एक ग्रेटर इंडिया था, बृहत भारत कहते थे। तो हमारी सांस्कृतिक चौहद्दी से राष्ट्रीयता निर्धारित होती है, राजनीति संविधान के द्वारा राष्ट्रीयता निर्धारित नहीं होती थी। तो संवैधानिक चौहद्दी को तोड़ने का जो क्रम हुआ उस क्रम को रोकना है। इसलिए मैं कहा कि अच्छा राकेश सिन्हा साहब, अभी आपने जो बात कही और जो संघ प्रमुख ने बात की उसमें कॉन्ट्रडिक्शन मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, और वो मैं जो संघ प्रमुख के बयान को ही पढ़ करके कर रहा हूं। अभी आपने कहा कि जब अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या बढ़ती है तो देश में विभाजन की प्रवृत्ति आ जाती है, इसी वजह से पाकिस्तान बना था उस वक्त और फिर बांग्लादेश अलग वजह से बना। बहरहाल लेकिन वो क्या मोहन भागवत जी क्या कहते हैं? मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि मुसलमानों के मन में डर बैठा दिया गया है। पहले तो वो कहते हैं तथाकथित अल्पसंख्यक, फिर वो कहते हैं कि मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे ही भाई हैं। ये वास्तविकता है और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं आंका। ये उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। तो मैं किसी को अल्पसंख्यक भी नहीं मानता क्योंकि वो भी हमारा ही है, वो भी हम में से ही एक है। तो कोई मेजॉरिटी में माइनॉरिटी का वो कॉन्सेप्ट नहीं मानते। पहली बात उन्होंने ये कहा। तो ये पहली बात कॉन्ट्रडिक्शन जो अभी आपने कही कि माइनॉरिटी की संख्या बढ़ जाएगी तो विभाजन की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। एक सेकंड फिर उसके बाद वो ये कहते हैं, मैं इसका जवाब दे दूं। बस एक लाइन और कोट कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये डर भरा गया है तथाकथित अल्पसंख्यकों के मन में कि संघ वाले तुमको खा जाएंगे और अगर आप हिंदू मेजॉरिटी देश में रहेंगे तो इस्लाम चला जाएगा। आप जो कह रहे थे, तो मैं इसका उत्तर देता हूं। बोलिए। देखिए मोहन भागवत जी ने जो कहा कि हम सब एक ही रूट के हैं, इसी को यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। हम सब एक ही रूट के हैं, हमारी भाषा, बोली, खान पान, रहन सहन, परंपराएं एक हैं। मैंने जैसे एक उदाहरण देता हूं कि नागौर में जो मुस्लिम बने थे वो अल्लाह देवता की पूजा करते थे। उन्होंने अल्लाह की एक मूर्ति बना दी थी और कहा था 7 बार उसकी यात्रा करने पर हमारी हज यात्रा हो जाती है। जो रेडिकल एलिमेंट्स है मुसलमानों में, मैंने क्या कहा, जब इस्लाम का रेडिकल एलिमेंट्स हस्तक्षेप करता है और उस जनसंख्या की राष्ट्रीयता को अलग करता जो जिन्ना ने किया, और जिन्ना से पहले एक लगातार धारा चली, तो हिंदुस्तान बढ़ता है। उस बंटवारा ना हो, आगे ऐसी स्थिति ना हो, उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो मुसलमानों के मन में डर बैठाया गया कि हिंदू समाज से तुम्हें खतरा है। उस खतरे को मोहन भागवत जी ने साफ तौर पे कहा कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, वी आर वन पीपल वन नेशन। और मैं इसको मोहन भागवत जी के उस बयान को मैं तजामुल हुसैन ने संविधान सभा में कहा था, बिकॉज वी वर्शिप दिस God with different names that does not make me a minority. Minority is a foreign creation. Britishers have gained with them. Minority has gone. Minority शब्द, अल्पसंख्यक शब्द ब्रिटेन के द्वारा बनाया गया था, वो चले गए, उनके साथ चला गया। तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अवधारणा ये कांग्रेस की राजनीति और औपनिवेशिक राजनीति का देन है। मोहन भागवत जी ने उसे कहा कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मत। मैं जरा इसी पर बात कर लेता हूं अलवी साहब से। अभी मैं इसी पर बात कर लेता हूं। देखिए मैं एक छोटी बात, एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे दूं। बोलिए। पारसियों की संख्या इस देश में सबसे कम है। वे अपने को ना अल्पसंख्यक मानते हैं ना वो अल्पसंख्यक होना चाहते हैं। तो क्यों नहीं आप दूध में चीनी की तरह मिलना चाहते हैं कि रादर दिन एक अलग पहचान और अलग संस्कृति लेकर चलते हैं। इसी को समाप्त करने के लिए मोहन भागवत जी ने डीएनए को मैं जरा इनसे पूछ लूं एक मिनट। राशिद अल्वी साहब, आप मोहन भागवत जी के इस बयान से सहमत हैं कि ये मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ये मिसनॉमर है, ये होना ही नहीं चाहिए और ऐसा कुछ है नहीं? अगर सब एक ही होंगे तो उसमें कौन कम और कौन ज्यादा होगा? देखिए मैं कहूंगा, मैंने पहले भी कहा, मोहन भागवत जी के बयान का, इस बयान का मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मुसलमान को डरा रखा है। हमारे मित्र राकेश जी कह रहे हैं हिंदुओं के दिलों में डर बैठा हुआ है कि मुसलमान की आबादी बढ़ेगी तो वो तो न जाने क्या क्या कर देंगे। तो आप बताइए, जब आरएसएस के अंदर राकेश जैसी लोग मौजूद हैं, राकेश जी जैसे लोग जो मोहन भागवत जी के बयान के बिल्कुल उल्टी दिशा में। अच्छा, मैं आपसे बहुत ऑनेस्ट बात करता हूं राशिद अल्वी साहब, बहुत ऑनेस्ट बात। कई बार टीवी पर हम लोग जो है बहुत बातें कह नहीं पाते। मैं आपसे सीधे पूछता हूं, इन्होंने जो बात अभी कही कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, इसमें कोई शक नहीं, तो हिस्टोरिकल फैक्ट है। आज अगर किसी के मन में यह डर हो कि अगर फिर से मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी तो एक बार फिर अलग देश की मांग होना शुरू हो जाएगी, क्या यह डर गैर वाजिब है? देखिए मैं एक बात बताता हूं, यह इसलिए गैर वाजिब है, हिंदुस्तान के हर प्रांत का मुख्यमंत्री हिंदू है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस मुसलमान तो कहीं कहीं इक्का दुक्का नजर आता है। और आज
मुसलमान की हैसियत ही नहीं रह गई है। और मैं तो 20 साल से कह रहा हूं कि पॉपुलेशन के लिए आप क्यों नहीं कानून बनाते, 20 साल से कह रहा हूं। बल्कि इससे भी ज्यादा मैंने वीपी सिंह को चिट्ठी लिखी, डॉक्टर मनमोहन सिंह को लिखी, इस सरकार को लिखी, और मैंने कहा कि इसमें मजहब नहीं आता है। आप सीधी बात कीजिए कि जो एक बच्चा पैदा करेगा उसको कोई इनिशिएटिव दिया जाएगा, सरकारी नौकरी देंगे, मुफ्त एजुकेशन देंगे। 2 बच्चे पैदा करने वाले को हम कुछ नहीं देंगे और तीसरे बच्चे पे टैक्स लगा दीजिए। आप कहिए कि 5,000 रुपए साल टैक्स देगा जो तीसरा बच्चा पैदा करेगा। क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी, क्यों नहीं करते मोहन भागवत जी, राकेश जी क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर कहते? आप टीवी चैनल पे आके बहस करना शुरू कर देते हैं आबादी के ऊपर। आबादी बढ़ती चली जा रही है, सरकारी नौकरियों में 2% मुसलमान नहीं है। चलिए ठीक है, देश के अंदर 2.5% ग्रेजुएट नहीं है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़ी साफगोई से बात कही और आपने कहा कि आप तो चाहते हैं कि ऐसा हो और आप इसके लिए कोशिश भी कर चुके हैं। बताइए राकेश सिन्हा साहब, अभी आप कह रहे थे कि मेजॉरिटी, जब माइनॉरिटी की संख्या बढ़ती है तो क्या डर पैदा होता है, वो तो अपील कर रहे हैं कि लाइए कानून जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए। देखिए, राशिद अल्वी साहब ने जो कहा वो बहुत स्वागत योग्य है और उन्होंने 3 बातें कही कि मोहन भागवत जी, मोदी जी और मुझे सांसद के नाते क्या कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी ने लाल किले से साफ तौर पे कहा था जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात होना चाहिए और उसके बारे में चिंता व्यक्त की। एक लोकतांत्रिक देश थे। राशिद अल्वी साहब एक बात बोलते हैं, स्वागत योग्य बात है, लेकिन ऐसे बहुत ही अल्पसंख्यकों के बीच अल्पसंख्यक है ये। इनके साथ ही इनके पार्टी में लोग हैं, जब जनसंख्या की बात आती है तो खड़े हो जाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। ओवैसी खड़े हो जाते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। धर्मगुरु खड़े हो जाते हैं मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। तो एक मोहन भागवत जी ने विजयादशमी स्पीच में ही कहा कि संसाधन और जनसंख्या का अनुपात तय होना चाहिए। मैं स्वयं 2019 में एक प्राइवेट मेंबर बिल जनसंख्या नियंत्रण पर डाल चुका हूं। तो हमारी ओर से कोशिशें हो रही है। लोकतांत्रिक देश में हम आपके सर पे बैठ के कानून नहीं बना सकते, क्योंकि राशिद अल्वी साहब जैसे रैशनल लोगों की संख्या मुट्ठी भर मुस्लिम समाज में है। हम चाहते हैं कि पुनर्जागरण हो और मुस्लिम समाज उस घेटोइजेशन से बाहर निकले। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहता हूं कि देखिए, वास्तव में जो समाज के भीतर डिस्कोर्स होना चाहिए वो राजनीति से परे होना चाहिए। वह डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि हमारी मत पद्धति अलग अलग है, हम अलग अलग तरह से पूजा करते हैं, लेकिन भारत माँ हमारी एक है, हमारा राष्ट्रगान एक है, हमारा राष्ट्र ध्वज एक है, हमारा संविधान एक है और हम सब एक ही समुदाय के लोग हैं। कम्युनिटी लाइफ है। जब कम्युनिटी लाइफ में सब कम्युनिटी लाइफ आ जाता है, अलग अलग रहना, अलग अलग वार्ता करना और एक दूसरे के धर्म में शामिल नहीं होना। मैं एक उदाहरण देता हूं जो मैं पहले भी दिया कि जब इस्लाम में धर्मांतरण हुआ तो स्थानीय पूजा पद्धति चलती थी, उनका स्थानीय कस्टम चलता था। जो मैंने कहा, मतिया मुसलमान गुजरात में थे, मोमिन गुजरात में थे, वे जो हमारी जो कस्टडियन की या जो हेरिडिटरी पद्धति थी संपत्ति की, वो सब स्थानीय चलता था। उसको बदला जाता है जब मुसलमान तभी हो जब तुम स्थानीय चीजों से अलग हो जाओगे। अब आपने एक नेता का नाम लिया था, भारतीयता के आधार पर मुसलमान को मैं वो बोला, उस पर जो संघ प्रमुख ने, मैं वो भी बताऊंगा आपको, उस पर मैं रिएक्शन लूंगा राशिद अल्वी जी से। लेकिन मैं दो नेताओं के बड़ी छोटे छोटे बयान दिखाना चाहता हूं यहाँ पर। एक है असदुद्दीन ओवैसी, जिनका भी जिक्र किया राकेश सिन्हा जी ने, और दूसरी है बसपा प्रमुख मायावती जी। उन्होंने भी संघ प्रमुख के बयान पर रिएक्ट किया है। मेरे चाहूंगा हमारे दोनों मेहमान और दर्शक देखें, दोनों बयान एक साथ चला दीजिए। क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है? क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है? करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है? और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है? और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा? आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है
कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी जमीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं करते ठीक उसका उल्टा है। अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज्यादा लगता है। राकेश सिन्हा जी जवाब दें दोनों नेताओं के बयानों का। पहले ओवैसी साहब की बात का कि क्या मोहन भागवत जी स्वीकार कर रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन हो गया है हिंदुत्व की वजह से और वही लोग लिंचिंग करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारण ही आज समाज में संतुलन बना हुआ है। सिर्फ हिंदुओं को अपने अधिकारों के बारे में, अपनी संस्कृति के गौरव के बारे में यदि एक ज्ञान होता है और हिंदू नहीं, हिंदू एक औपनिवेशिक राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति ने हिंदुओं में यह ग्लानि का भाव भर दिया था कि मैं हिंदू हूं कहने में शर्म आती थी। आज वह सांस्कृतिक हिंदू का जो अवधारणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्थापित किया है। जाति विहीन समाज, अस्पृश्यता विहीन समाज, समरसता के साथ का समाज। एक मैं चरखी दादरी की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। जब प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, 1 डिकेड से अधिक हो गया, उस समय हमारी सरकारें नहीं होती थी, तो उसमें जो समय था मुसलमानों की इबादत का समय था, उनके लिए अलग टेंट लगाया गया, उनके ईद का समय था, उनके लिए अलग व्यवस्था की गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का एक उदाहरण देश में बता दे कोई जिसने मुसलमानों के साथ सरकारी सेवा से लेकर समाज में कोई डिस्क्रिमिनेशन किया है। लेकिन जब आप लव जिहाद करेंगे, जब समाज में जनसंख्या को का संतुलन पैदा करने की कोशिश करेंगे, और ओवैसी साहब जैसी पार्टियां जो रजाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, रजाकार हुए थे जिन्होंने हैदराबाद में हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ नृशंस हत्या की। जहां तक मायावती जी का सवाल है, देखिए, जिन लोगों ने राजनीति सिर्फ अवधारणा की राजनीति की है, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन किया है कि संघ का गिव ए डॉग बैड नेम देन हैंग हिम, किसी को बुरा नाम दे दो, उसे सूली पे चढ़ा दो, यही राजनीति कांग्रेस और मायावती जी करती रही हैं। इसलिए मोहन भागवत जी के सकारात्मक रचनात्मक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। क्योंकि जमीनी स्तर पर यदि यह परिवर्तन आना शुरू हुआ तो इनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी। राशिद अल्वी साहब का जो डिस्कनेक्ट हो गया था उनसे हमारा ये सिस्टम, तो मैं वो इस बीच मैंने मायावती जी का और ओवैसी जी का बयान सुनवाया। अल्वी साहब, ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुत्व से लिंचिंग का कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब पहले तो वे स्वीकार कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हुआ और वही लोग लिंचिंग करते थे। एक और मायावती जी का कहना यह है कि अगर आरएसएस प्रमुख ये कह रहे हैं तो अपनी सरकार से ये सब कुछ अमल में क्यों नहीं लाते, क्योंकि आरएसएस के बगैर सरकार चल नहीं सकती। आप सहमत हैं इन दोनों बातों से? देखिए, मायावती जी ने शायद वही कहा है जो मैं कह रहा हूं कि मोहन भागवत जी को चाहिए कि सरकार पे दबाव डालें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी राकेश जी कह रहे थे कि आबादी का कानून इसलिए नहीं बन सकता कि आप ऐसे पार्लियामेंट में खड़े होके शोर मचाने लगते, यही तो परेशानी है। आप राशिद अल्वी की बात नहीं सुनेंगे, आप ओवैसी की बात सुनेंगे, इसीलिए सारी परेशानी हो रही है। क्या आप उनकी बात सुनते हैं? और आपने 3 तलाक का कानून बना दिया, क्या पूछ के बनाया था आपने सबको एतमाद में लेके बनाया था। आप जो चाहते हैं वो कानून बना लेते हैं, जो नहीं बनाना चाहते वो नहीं बनाते। आबादी पे कौन रोक लेगा आपको कानून बनाने से? आप क्यों नहीं बनाते कानून? मैं राकेश जी से कहना चाहता हूं, मेरी हमेशा आदत रही है, अगर मेरी पार्टी भी गलती करती है तो मैं कहता हूं कि ये गलती करती है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों की ये सबसे बड़ी कमी है कि वो अपनी पार्टी और अपने लोगों की गलतियों को मानते नहीं है, वो हमेशा आंखें बंद करके उनको सपोर्ट करते हैं। जैसे सर, जैसे राकेश जी से एक बात और पूछना चाहता हूं, 1 मिनट, एक बात और पूछना चाहता हूं। मैं अभी तक ये बात नहीं कह रहा था, आप मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं कि आबादी बढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री के कितने बहन भाई हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कितने बहन भाई हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कितने बहन भाई हैं? कितनी गिनती गिनाऊं मैं? एक एक गिनती गिनाता चला जाऊंगा। इसके लिए क्या जवाब है आपके पास? नहीं, ये देखिए, अब देखिए राशिद साहब, आपने ही वही बात कही, जब भी जनसंख्या कानून की बात आती है तो इल्जाम आमतौर पर यह लगाया जाता है कि ये केवल मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। अब आप भी उसी नैरेटिव पर बात कर रहे हैं। आपने पहले बड़ी अच्छी बात कही थी कि आबादी सबकी हर धर्म संप्रदाय में आबादी कंट्रोल होनी चाहिए। सौरभ जी, नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं तो राकेश जी की बात का जवाब दे रहा हूं।
मैंने ये बात नहीं उठाई और अभी भी मैं जवाब देता हूं कि जब वो ये कह रहे हैं इसलिए मजबूर, मैं जवाब देता हूं उसका। मैं तो बार बार कह रहा हूं तो आबादी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाइए। देश में जितनी समस्याएं हैं अब मैं अच्छा राकेश जी जवाब देंगे। राशिद साहब इसका भी आप जवाब दे दीजिए। इतना राजनीतिक अनुभव आपके पास है, आपको भी मालूम है कि कौन किस सोच का है, कौन कट्टर है कौन नहीं है। हालांकि ये शब्द भी आजकल बड़ा विवादों में आ जाता है, लेकिन अगर ये सरकार इनिशिएट करती है, कोई भी सरकार इनिशिएट करती है पॉपुलेशन कंट्रोल का कानून, क्या उसका विरोध होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर विरोध भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसा मुमकिन है कि 140 करोड़ लोग एक साथ आ जाएं? आज भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी है, लेकिन 38% वोट पड़ा है पूरे एनडीए को। मेजोरिटी आपके खिलाफ है, तो क्या आप छोड़ के चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसलिए आपके पास पावर है, आप कानून बनाइए। सारे राजनीतिक दलों को बैठ के उनके साथ मशवरा करके आप बनाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन इस सरकार की एक ये भी प्रॉब्लम है, आप मशवरा नहीं करते। आपने आर्टिकल 370 में किसी से मशवरा नहीं किया, आपने 3 तलाक पे नहीं किया, आपने स्टैंडिंग कमेटी तक को नहीं भेजा। आपकी मनमानी होती है, लेकिन जो आप नहीं करना चाहते उस पे आप। मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं। जी बताइए राकेश जी, जो करना होता है वो तो आप कर ही लेते हैं, सरकार कर ही लेती है इस, और ये तो आपकी, ये तो पूरे देश के भले के लिए है। मुझे आश्चर्य लगता है कि जो उदार मुसलमान हैं वह भी बात करते करते अंततः वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर कट्टर मुस्लिम राजनीति होती है। इन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक पर आपने मशवरा नहीं किया। ट्रिपल तलाक पर इस देश में जो डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स हुआ, दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। इस देश में मीडिया में कम से कम, मैं सौरभ जी के साथ दर्जनों डिबेट कर चुका हूं, हम नहीं, सामान्य व्यक्ति नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सदन में डिबेट हुआ, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर, कांग्रेस पार्टी की स्पष्ट नीति है क्या? जनसंख्या के ऊपर राहुल गांधी एक बयान दे कि जनसंख्या पर कानून आए। देखिए राशिद अल्वी साहब, एक फेस सेविंग के लिए आप एक स्टैंड ले रहे हैं और आप माइनॉरिटी हैं। मैंने कहा माइनॉरिटी के बीच माइनॉरिटी है। मैं यही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकेत दिया जनसंख्या कानून का, मैं आपको वादा करता हूं प्रधानमंत्री जी का संकेत कोई हल्का संकेत नहीं है। आने वाले समय में जनसंख्या पर कानून बनेगा और उस समय आप देखिएगा किस तरह का डिस्कोर्स होता है कि मुसलमानों को दबाने के लिए किया जा रहा है। एक बात जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मशविरा नहीं करते हैं, अभी कश्मीर के इशू पर उन्होंने मशविरा किया, वहां पर राय एक बनी, बाद में अपनी दुकानदारी करने के लिए उन्होंने राय बदल दी। देखिए, जब डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स होता है तो राजनीति में ईमानदारी बरतनी पड़ती है। सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, जो कांग्रेस पार्टी और आपके सहयोगी करते रहे हैं। 370 के ऊपर इस देश में पिछले 50 साल से डिस्कोर्स होता रहा है, 50 साल से मशविरा होता रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने जब कदम उठाया तो कहते क्या मशविरा चाहिए था, 370 क्यों नहीं हटे? आप उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर वो कट्टरपंथी हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे 370 हो, चाहे जनसंख्या कानून हो। देखिए, जनसंख्या कानून में जो समस्या आती है कि आम मुसलमानों में एक धारणा बना दी गई है कि आपकी जनसंख्या को रोकने के लिए किया जा रहा है। आप देखिए ना, कोविड का इंजेक्शन लेने में कई जगह है, लेकिन मुस्लिम समाज में एक धारणा बना दी गई कि पोलियो, कोविड ये आपके खिलाफ है। तो ऐसी धारणा के लिए मैंने कहा राकेश जी वो दूसरी बात कह रहे हैं, उन्होंने ये कहा, मान लीजिए आप जो कह रहे हैं सच है कि मुस्लिम समुदाय में कोरोना की वैक्सीन को लेने के लिए या पोलियो की बूंद लेने के लिए हेजिटेंसी है, तो आपने अभियान रोक तो नहीं दिया ना? आज वैक्सीनेशन हो रहा है ना, पोलियो फ्री मुक्त आपने भारत बना दिया ना, तो ऐसे ही जनसंख्या का कानून भी ले ही आइए। जो विरोध करेगा उसको आप उस वक्त देखिएगा। जनसंख्या देखिए, हमारी हालांकि मुद्दा नहीं था आज जनसंख्या का, लेकिन क्योंकि विषय बहुत महत्वपूर्ण है और छिड़ गया, इसलिए हम उस पर लंबी बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ठीक है, मैं बता रहा हूं। देखिए हर चीज की प्राथमिकता होती है। 370 गया, राम मंदिर का निर्माण हुआ जो देश की सांस्कृतिक विरासत का एक बड़ा प्रतीक है जी। ट्रिपल तलाक पे कानून बना, तो एक एक करके उन मुद्दों को लाया जा रहा है जो राष्ट्रीय। अगली प्रायोरिटी क्या है आपकी? लाल किले से यूनिफॉर्म सिविल कोड या जनसंख्या कानून, अगली प्रायोरिटी बता दीजिए। आने वाले समय में देखिए, मैं सरकार के बिहाफ से तो नहीं बोल सकता, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कैबिनेट की प्रेरोगेटिव होती है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरोगेटिव होती है। लेकिन एक सांसद के रूप में मैं कहता हूं, जब मैं जनसंख्या नियंत्रण पर अपना एक प्राइवेट मेंबर बिल ले गया तो मुझे पार्टी ने पीठ थपथपाया।
और मुझे मालूम है कांग्रेस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस कानून बिल लाना चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी भी इस पर बिल लाए हैं, लेकिन इसीलिए मैं कहा कि एक सहमति की ओर बढ़ रहे हैं और जनसंख्या पर एक कानून आएगा निकट। चलिए राशिद अल्वी साहब की मैं अपेक्षा रखता हूं। इन्होंने तो कहा कि हमारी प्राथमिकताओं में है ये बात। अब मोहन भागवत जी के बयान का कोई आप सियासी मतलब भी निकालना चाहेंगे कि यूपी में बयान दिया है, यूपी में इलेक्शन होने जा रहा है, ऐसा करके कोई फायदा है? देखिए, निश्चित तौर से इलेक्शन जब नजदीक आता है तो इस तरीके की बातें की जाती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उनके बयान पे भरोसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये तो सौरभ जी आप भी जानते हैं, देश में जितने एंकर्स हैं उनमें मैं आपको पसंद करता हूं, कायदे के एंकर। आप बैलेंस बना के चलते हैं, कभी एक तरफ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन नहीं बनते। मैं आपसे कह रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ के बयानात जो कुछ आरएसएस के मुखिया कह रहे हैं उनके मुताबिक है? क्या उनकी हरकतें उनके मुताबिक हैं? और अगर नहीं हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दीजिए। क्या साध्वी प्रज्ञा जो पार्लियामेंट की मेंबर है, उन्होंने तो पार्लियामेंट में बोला कि गॉड से उनके हीरो, जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा, वो आज भी पार्लियामेंट की मेंबर हैं, आज भी बीजेपी के मेंबर। देखिए, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था राशिद अल्वी साहब, इस पर भी वो बोले हैं, लेकिन मोहन भागवत इस पर भी बोले, मैं वो भी कोट कर देता हूं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये सुनिए एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड लगेगा। उन्होंने कहा कि मैं भी आग बबूला भाषण देकर हिंदुओं के बीच में पॉपुलर हो सकता हूं, लेकिन वो हिंदू मेरा साथ देंगे नहीं, क्योंकि हिंदू आताताई मार्ग पर नहीं चलेगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ा आसान है कि आप बहुत जहरीला भाषण दें और आप पॉपुलर हो जाएंगे। देखिए, बहुत अच्छी बात है मोहन भागवत जी ने ये बात कही, लेकिन उनके कहने के बावजूद भी साध्वी प्रज्ञा वहीं पे मौजूद हैं, साक्षी महाराज वहीं मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ वहीं मौजूद हैं। इस बयान के बाद होना तो ये चाहिए था कि इन सबके खिलाफ कार्रवाई होती, और कम से कम अगर नहीं होती, मैं तो ये भी कह रहा हूं, चलिए माजी को भूल जाते। मैं राकेश सिन्हा की तरह पुरानी बातें नहीं उखाड़ रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलिए भूल जाते। वो कहें कि अगर आइंदा साक्षी महाराज तुम बयान दोगे, योगी आदित्यनाथ तुम दोगे, हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यही बयान दिलवाइए आप, मैं मानूंगा, सारा देश उनकी बात पे यकीन करेगा। लेकिन भाई ये कैसे मुमकिन है कि जुल्म भी होता रहे, होती रहे फरियाद भी? ठीक है, ये तो मुमकिन नहीं है। बस अब समय खत्म हो रहा है राशिद साहब, मैं इस बात का जवाब लेकर जाना चाहता हूं। देखिए, चर्चा हुई, आप दोनों बहुत सीनियर लोग हैं, एक ही चीज समझ में आ रही है, भरोसे की कमी है, ट्रस्ट डेफिसिट है, शायद उसी को पाटने की कोशिश मोहन भागवत जी कर रहे थे। राकेश जी, अंतिम वाक्य आपका। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो बातें मोहन भागवत जी ने कहा वो जमीनी स्तर के लोगों के लिए कहा है, राजनीतिज्ञों के लिए नहीं कहा है। क्योंकि राजनीति में उन्होंने कहा राजनीति में प्रतिस्पर्धा है, वोट बैंक की राजनीति है, और आगे बढ़ने की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें मूल्य कम है, विचार कम है और सत्तावादी राजनीति अधिक है। मैं इतना ही राशिद अल्वी साहब से कहना चाहता हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं वह बात सामान्य मुसलमानों को समझाने की जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है कि 99% मुसलमान हिंदुओं के ही कन्वर्टेड हैं। इसलिए स्थानीयता का भाव, स्थानीय संस्कृति का भाव, स्थानीय सभ्यता का भाव जिस दिन आ जाएगा उस दिन पूजा पद्धति हमारे विभाजन का कारण नहीं होगा। एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती का जो दर्शन है वो वैश्विक दर्शन है, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरह से बोलते हैं, सत्य की खोज अलग। साहब, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो 10 सेकंड प्लस प्लीज। जी राकेश जी, समय खत्म हो गया, हाँ बोलिए। सिर्फ एक बात, ही और भी संस्कृति की लड़ाई है, एक ही संस्कृति और भी, यह भी वह भी, आप कहते हैं यही, तो ही और भी की लड़ाई में भी को स्वीकार करना चाहिए, ही को छोड़ना चाहिए। देखिए, राकेश सिन्हा अभी आपके सामने कह रहे हैं कि मोहन भागवत जी ने जनता के लिए बोला है, राजनीतिज्ञों के लिए नहीं बोला है। अब आप बताइए कैसे यकीन करें इस बयान पे? फैसला तो योगी आदित्यनाथ के हाथ में, जनता के हाथ में नहीं है। लिंचिंग के खिलाफ तो वो कार्रवाई करेंगे, उनके लिए तो बोला ही नहीं है, राकेश सिन्हा कह रहे हैं। तो कैसे इस बयान पे कोई यकीन कर लेगा? चलिए ठीक, राशिद अल्वी साहब और राकेश जी, ये बहस बड़ी अच्छी चल रही थी और बड़ी वैचारिक बहस थी। बता दीजिए कि जो कि किसी अल्पसंख्यक समाज के हित के विरोध में है। अच्छा ठीक है राकेश जी, राकेश जी, आज मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छी लगी होगी ये बहस, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे को रोकना पड़ेगा आपको, समय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज की चर्चा वाकई बहुत अच्छी थी। राकेश सिन्हा जी और राशिद अल्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में समय देने के लिए, शुक्रिया आपका। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।